नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु साइंस में रसायन विज्ञान से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आप सभी के बीच आ गया हूं, जो कि दोस्तों 50 प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है और आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है ना इस वीडियो के एक एक प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग कहीं भी तैयारी करते हैं, जब तक आप पूरे ध्यान से तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक आपका सफल होना नामुमकिन है। कहीं भी दोस्तों, आजकल की बात यह है कि यूट्यूब पे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिलीव नहीं करते, लेकिन दोस्तों ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से क्लास करके आईएएस आईपीएस तक भी बन जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, हम 51 नंबर के प्रश्न बताते हैं, 52 नंबर के, 53 नंबर के, आप क्या करते हैं बीच से छोड़ के चले जाते हो। कहीं अगर ये 54 नंबर के प्रश्न आ जाए आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तब तो आपका दोस्तों 3 नंबर गया। समझ लीजिए दोस्तों, आप लोग जो है कम से कम इस क्लास को अभी पूरा कीजिए। 50 प्रश्न बता रहे हैं तो हम गारंटी लेते हैं आपका कम से कम 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि सिलेबस पर आधारित है और टोटल 10th बेस पर ये प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं तो आप लोग जो है दोस्तों अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से हम आप सभी को अगर सपोर्ट बना के रखिएगा तो इसी तरह से हम आप सभी को पर डे आपको 50 प्रश्न का एक एक सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री से 50 कराएंगे, तो फिजिक्स से भी 50 कराएंगे, बायोलॉजी से भी आपको 50 प्रश्न हम करवाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, और एक एक प्रश्न का जो भी जिन प्रश्न का आप लोग उत्तर जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा उन प्रश्न का उत्तर आप लोग कॉमेंट में शेयर करने का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो 51 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, बेकिंग चूर्ण, बेकिंग सोडा और एक खाद्य अम्ल यानी डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए में ग्लूकोनिक अम्ल, ऑप्शन बी में दोस्तों मेलेइक अम्ल, ऑप्शन सी में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी में दोस्तों वसा अम्ल। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो टार्ट्रिक अम्ल होता है वो मुख्य रूप से बेकिंग चूर्ण और बेकिंग सोडा का मिश्रण होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे विकल्प सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 52 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धावन सोडा है, इसमें आपको 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दोस्तों Na2CO3 इंटू 5H2O। विकल्प 2 है यहाँ पे बी Na2CO3 इंटू H2O। विकल्प यहाँ पे आपको सी है Na2CO3 इंटू 10H2O। विकल्प यहाँ पे डी है दोस्तों Na2CO3। तो साथियों याद रखिएगा, जो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसलिए दोस्तों इसका विकल्प आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, Na2CO3 इंटू 10H2 जो सूत्र होता है वो धावन सोडा का होता है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आपको ये प्रश्न तभी फ्रेश दिखाई देंगे जब आप 3 डॉट पे क्लिक करके जो अपनी वीडियो की क्वालिटी को कम से कम बढ़ा कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ा कर लीजिए, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको याद भी होगा। वैसे तो हम आप सभी को सभी A to Z इंपॉर्टेंट प्रश्न ही इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। 53 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, कुछ धातु को पीट कर पतला सीट बनाया जाता है, इस गुण को डैश कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी धातु को पीट करके पतली चादर के रूप में बनाया जाता है तो इस धातु के इस गुण को हम लोग आघात वर्धनीयता बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आघात वर्धनीयता किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में दोस्तों धात्विक चमक, ये भी गलत हो जाएगा। बी में लचीलापन, ये भी गलत हो जाएगा। सी में दोस्तों अनुनाद पूर्ण, ये भी गलत हो जाएगा। डी में है दोस्तों आघात वर्धनीयता। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कुछ धातु को खींच करके पतली तार के रूप में बनाया जाता है, तो धातु के इस गुण को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। आघात वर्ध में चादर बनाया जाता है और खिंचाव जब होता है तब उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। अब देखिए 54 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर का प्रश्न है, सीसा और डैश
तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के दुर्लभ चालक होते हैं। देखिए दोस्तों, ये चांदी भी दोस्तों ऊष्मा के चालक होते हैं, तांबा भी चालक होते हैं, जस्ता भी चालक होते हैं, लेकिन ये माना क्या है, ये दुर्लभ चालक बोल रहे हैं, पारद यानी क्या है, दुर्बल चालक होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ये सीसा और पारद जो होते हैं मरकरी, ये क्या होते हैं, ऊष्मा के दुर्लभ चालक होते हैं। यानी थोड़ा सा भी अगर आप हीट कीजिएगा तो ये गर्म हो जाएगा, ठीक है, दुर्लभ इसी को बोलते हैं। अब देखिए, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 55 नंबर का प्रश्न है, डैश एक सरल अधातु है। सरल अधातु का बात करें, देखिए कार्बन, ऑप्शन ए में कार्बन है, बी में सल्फर है, सी में आयोडीन है और डी में ब्रोमीन। तो ब्रोमीन हम लोग जानते क्या है कि दोस्तों ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। इसलिए दोस्तों इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। दोस्तों इस क्लास को आप लोग जो आज एक सेकेंड के लिए भी मत छोड़िए, बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में आप सभी को। और ए टू जेड इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास में हम आप सभी को भी बता रहे हैं, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर ही आधारित है। देखिए आप लोग देखिए कमेंट से भर दीजिए इस सेशन को, आज की वीडियो को आप लोग कमेंट से भर दीजिए। 56 नंबर का प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, आधात्मिक ऑक्साइडों की डैश प्रकृति होती है। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर में बोल रहे कि आधात्मिक ऑक्साइडों की डैश प्रकृति होती है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, आधात्मिक ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पिरीडीन, अम्ल, लवण, क्षार। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षार ही बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 58 नंबर का, निम्नलिखित में से उपधातु है। 58 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से उपधातु है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और टेल्यूरियम। तो दोस्तों ये टेल्यूरियम जो है एक तरह के उपधातु है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, टेल्यूरियम याद रखिए आप लोग 10 बार अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। टेल्यूरियम एक क्या है दोस्तों, उपधातु है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी का 59 नंबर का, अधिकांश पीएच माप के लिए डैश के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। अधिकांश पीएच मापन के लिए डैश के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है, यहाँ पे 59 नंबर के प्रश्न बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अम्ल क्षार सूचक, अब देखिए रेडॉक्स सूचक, और देखिए बाह्य सूचक और सार्वत्रिक सूचक। तो ये जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से इनको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों, जब वर्षा के जल का पीएच मान डैश से कम होता है तब इस वर्षा को तब इसे अम्ल की वर्षा कहते हैं। देखिए दोस्तों आपको पूछ रहा है कि जब वर्षा जल का पीएच मान डैश से कम होता है तब इसे अम्ल की वर्षा कहते हैं, कितना होता है बताइए दोस्तों। 60 नंबर के प्रश्न क्या होगा इनपुट। तो देखिए दोस्तों जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है तब इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या दोस्तों, अम्लीय वर्षा इसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी प्रश्न आपके आज जो भी बता रहे सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है। अब देखिए यह सिल्वर क्लोराइड की डैश के कारण होता है। ऑप्शन में दोस्तों ऑक्सीकरण, बी में विस्थापन, सी में अपचयन और डी में अपघटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा यहाँ पे अपघटन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये अपघटन होता है। चलिए इसी के कारण क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है सूर्य के प्रकाश में वो भूरा हो जाता है। अब देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, जल में एसिटिक अम्ल के डैश घोल को सिरका कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल में एसिटिक अम्ल के डैश घोल को सिरका कहते हैं। 62 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन में दोस्तों 35 से 40%, 25 से 30% और देखिए 15 से 20% और देखिए डी में है दोस्तों यहाँ पे 5 से 8%। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जब जल में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% घोल होता है तब इसको हम लोग सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिरका बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, एथेनोइक अम्ल डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके
एस्टर बनाता है, एस्टर देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो होगा एथेनोइक अम्ल, अम्ल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके प्रतिक्रिया करके एस्टर देता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है, 64 नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणिक संख्या पर आधारित है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन विकल्प यहाँ के आपको बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर का बोर्ड है, प्रश्न है डैश। देखिए आप लोग, प्रश्न है डैश सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक क्रिया है। अब आपको बताना है। ऑप्शन ए में दोस्तों अपचयन, बी में ऑक्सीकरण, सी में दोस्तों रोस्टिंग और डी में दोस्तों निस्थापन। आपको बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, निस्थापन सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसलिए इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ के आप विकल्प आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे। अगला है 66 में डैश और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। 66 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में थेलियम, ऑप्शन बी में रेडियम, ऑप्शन सी में गैलियम और ऑप्शन डी में तांबा। तो देखिए तो गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों इसीलिए इसका राइट आंसर विकल्प यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। चलिए 67 नंबर का प्रश्न है, डैश एक अधातु है लेकिन यह चमकीला होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, ऑप्शन बी में दोस्तों क्लोरीन, ऑप्शन सी में दोस्तों ब्रोमीन और ऑप्शन डी में दोस्तों आयोडीन। तो आयोडीन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 67 नंबर में आपको बताना है। आयोडीन एक अधातु है लेकिन यह चमकीला होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ में डैश सबसे कठोर है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ऑप्शन में देखिए हीरा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में देखिए 68 नंबर में क्या है दोस्तों, हीरा। तो हीरा पदार्थ जो है प्रकृति का सबसे कठोर है लेकिन इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन विकल्प यहाँ पे ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 69 नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं कि डैश एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। डैश एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी में, एक मिनट इसको दोस्तों, हाँ, ऑप्शन बी में दोस्तों सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी में दोस्तों पोटेशियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी में दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड। आपको बताना है कि ये कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। 69 नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये मुख्य रूप से एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको विकल्प ए हो जाएंगे। 70 नंबर का प्रश्न है, मैग्नीशियम डैश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन ए में दोस्तों गर्म पानी, ऑप्शन बी में दोस्तों ठंडा पानी, ऑप्शन सी में दोस्तों ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे दोस्तों अम्ल। आपको बताना है कि मैग्नीशियम किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 70 नंबर का आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मैग्नीशियम है ये ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर विकल्प नंबर आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 71 नंबर का, डैश सबसे लचीली धातु होती है। ऑप्शन ए में दोस्तों चांदी, ऑप्शन बी में प्लेटिनम, ऑप्शन सी में दोस्तों तांबा और ऑप्शन डी में सोना। आपको बताना है सबसे लचीली धातु कौन होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये प्लेटिनम जो होता है ये सबसे लचीली धातु होती है, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन विकल्प यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। 72 नंबर का प्रश्न है, आयरन थर्ड ऑक्साइड की डैश के साथ प्रतिक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों या मशीन के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑप्शन ए में, बी में एल्यूमिनियम, सी में मैग्नीज और डी में जास्ता। बताइए दोस्तों 72 नंबर का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे विकल्प आपको बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, डैश के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता है। डैश के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए में दोस्तों एल्युमिनियम, बी में जिंक और देखिए यहाँ पे सी में SN और देखिए यहाँ पे डी में Fe। तो बताना इसका राइट आंसर आपको क्या होगा।
तो दोस्तों ये 73 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ विकल्प ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों प्रश्न है, स्टील और लोहे के जस्ते की एक पतली परत को के साथ कोटिंग जंग करके जंग से बचाने की एक विधि है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़िए। स्टील और लोहे को जस्ते की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि है, वो डैश है। ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं या टिनिंग, बी में दोस्तों एनोडाइजिंग, सी में दोस्तों गैल्वेनीकरण और डी में दोस्तों फॉस्फेटिंग। बताइए 74 नंबर के प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या होगा, आप लोग बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर का प्रश्न है, कांस्य, तांबा तथा डैश की एक मिश्र धातु है। कांस्य, तांबा तथा डैश की एक मिश्र धातु है, जस्ता, क्रोमियम, निकिल, टीन। बताइए 75 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 75 का राइट आंसर होगा टीन। कांस्य एवं तांबा तथा टीन एक मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर का, सब्जियों के पदार्थ का स्वाद में अपघटन डैश डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो देखिए ऊष्मा शोषी और देखिए ऊष्मा छेपी, विस्थापन और द्विविस्थापन। देखिए साग सब्जियों के पदार्थ खाद्य में अपघटन जो होता है तो उसको जो दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं उसको ऊष्मा छेपी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्मा छेपी बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट विकल्प यहाँ पे आपको वी हो जाएंगे। 77 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को डैश कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे डैश कहते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, तो ऑप्शन विकल्प है CaSO4 इंटू हाफ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O, हाफ जल। और देखिए CaSO4 इंटू H2O और देखिए सी में है CaSO4 इंटू 2H2O और डी में दोस्तों CaSO4। बताइए दोस्तों 77 नंबर का। तो देखिए दोस्तों CaSO4 इंटू 1/2H2O को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। इसलिए सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ये हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू दोस्तों 1/2H2O होता है। याद रखिए दोस्तों, अभी याद रख लीजिए आप लोग। और इससे पहले आपको बताए थे कि हम धावन सोदा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धावन सोदा का रासायनिक Na2CO3 इंटू दोस्तों 10H2O होता है, उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए जितने भी बता रहे हैं आप लोग कम से कम पढ़िए, नहीं आप लोग याद रखने का भी कोशिश कीजिए। 78 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 78 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, डैश सीसा और टीन की मिश्र धातु है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों सोल्डर बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएंगे। अब देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, जस्ता और सीसा डैश से प्रतिक्रियाशील तत्व है। जस्ता और सीसा का बात बोल रहे हैं यहाँ पे, जस्ता और सीसा डैश से अधिक अभिक्रियाशील है। 79 नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में तांबा है, ऑप्शन बी में एल्युमिनियम है, सी में कैल्शियम है और डी में मैग्नीशियम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वसा और तेल डैश होते हैं तो वे पुराने हो जाते हैं और उनके गंध और स्वाद परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको जब कोई वसा तेल खाद्य पदार्थ क्या होता है, कुछ दिन रखने के बाद पुराने हो जाते हैं, उसके गंध में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसको ये क्या हो जाते हैं, तो ये ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीजन से उपयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 81 नंबर का, मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफ़ेद ज्वाला में जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफ़ेद ज्वाला में जलाया जाता है तो वह सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वह चूर्ण क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 81 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 81 नंबर का। ऑप्शन में दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी में मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी में दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी में दोस्तों मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ बोले सफ़ेद चमक, यहाँ पर सफ़ेद ज्वाला के साथ जला जाता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए 82 नंबर का प्रश्न, ऐसे यौगिक का नाम बताएं जिनका उपयोग पानी के साथ कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, बी में ब्लीचिंग चूर्ण, सी में दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट और डी में दोस्तों आपको बेकिंग सोडा।
82 नंबर के प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इसको मुख्य रूप से ये जो है सोडियम कार्बोनेट को हम लोग जो है क्या करते हैं, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके डैश उत्पन्न करता है। प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके डैश उत्पन्न करता है। ऑप्शन में दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी में दोस्तों चूना पत्थर, और ऑप्शन सी में दोस्तों बुझा हुआ चूना। देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CaO। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है H2O के साथ, तो ये बनाता है CaOH और होल 2 बनाता है, CaOH होल 2 बनाता है, तो ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। अभी ये बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, तब ये क्या बनाता है, तब ये बुझा हुआ चूना बनाते हैं जिसको हम दीवार पे सफ़ेद करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएंगे आपको, तब ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सफ़ेदी की, देखिए सफ़ेदी के 2 से 3 दिनों के बाद बनता है और दीवारों को एक चमकदार फिनिश होता है, तो ये क्या होता है। देखिए सफ़ेदी जब करते हैं हम दीवार पे, तो उसके 2-3 दिन बाद क्या होता है कि उसमें अचानक अच्छी चमक आ जाती है, तो क्या होता है वो। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो जो सफ़ेदी करते दीवार पे हम लोग जो पेंट करते हैं, उसके 3-4 दिन बाद जो दीवार में चमक आ जाती है, तो वो जो होता है वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। वो सफ़ेदी क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिस कारण दीवार हमको चमकदार दिखाई देते हैं। अब देखिए संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर और कैल्शियम कार्बोनेट एक ही चीज़ है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा आमाशय डैश बनाता है और यह भोजन को पचाने में सहायक है। तो हमारे आमाशय जो है, हमारे आमाशय में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, और ये क्या है, हमारे भोजन को जो है पचाने में सहायक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन विकल्प भी हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, डैश से बना टूथ इस्तेमाल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है। अब देखिए डैश से बना टूथ इस्तेमाल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है, तो देखिए ऑप्शन में दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड, बी में कैल्शियम फॉस्फेट, सी में कैल्शियम कार्बोनेट, और डी में दोस्तों कैल्शियम यहाँ पे सल्फेट। तो बताना आपको इसका राइट आंसर क्या होगा 87 का। तो 87 का जो होगा कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना टूथ इस्तेमाल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विकल्प। अब देखिए कलोर क्षार प्रतिक्रिया का उपयोग डैश के उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कलोर क्षार प्रतिक्रिया का जो उपयोग क्या था दोस्तों, वो मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या था, इसलिए विकल्प यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को तो हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 89 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ब्लीचिंग चूर्ण पर क्लोरीन की क्रिया, देखिए दोस्तों ब्लीचिंग चूर्ण डैश पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है। तो याद रखिए दोस्तों, जब ब्लीचिंग चूर्ण का अगर बात करें हम लोग, 89 नंबर के प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, जो ब्लीचिंग चूर्ण का अगर बात करें तो इसको हम लोग दोस्तों सूखा बुझा चूना के द्वारा जो क्लोरीन प्रोवाइड किया जाता है, उससे गुजारा जाता है, तब बनता है। तो देखिए सूखा बुझा चूना जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग सूखा कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। इसके साथ जो क्लोरीन प्रोवाइड किया जाता है, तो ये बन जाता है CaOCl2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग चूर्ण, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम लोग NaSCO3 बोलते हैं, वो क्या है। देखिए बेकिंग सोडा है, आपको बताए थे ये बेकिंग सोडा नहीं होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपको इससे हम पहले बताए थे, ठीक है दोस्तों, समझ रहे आप लोग। तो ये बेकिंग सोडा ही होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, वॉशिंग सोडा या धवन सोडा जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। और दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये मुख्य रूप से बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और धावन सोडा एक ही होता है, ठीक है।
अब देखिए अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं डैश उत्पन्न करती है। 91 नंबर का प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपको अवक्षेपण प्रतिक्रिया जो है ये घुलनशील लवण उत्पन्न करती है, इसलिए इसका राइट विकल्प ऑप्शन आपको डी हो जाएंगे। देखिए कह रहा है क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में जिंक और लवण दोनों जल बनते हैं, बी में दोस्तों सल्फर और जेड जिंक ऑक्साइड बनते हैं, सी में दोस्तों हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बनते हैं, और देखिए डी में इन कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो 92 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ गुजारा जाता है तो मुख्य रूप से दोस्तों वो जो है हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बनाते हैं, इसलिए इसका राइट विकल्प ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 93 नंबर का कह रहा है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड AQ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल और जिंक यहाँ पे ठोस है, S लगा है तो सॉलिड है, से X+H2 गैस गोमा X है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय घोल में जिंक को गुजारा जाता है, 93 नंबर का प्रश्न है, तो मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर डैश बनता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर डैश बनता है। ऑप्शन ए में दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, बी में कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रोक्साइड, और देखिए सी में दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, और देखिए यहाँ पे डी में कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। 94 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, धात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, उदासीन ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, और देखिए क्षारीय ऑक्साइड, और जो है अति क्रियाशील ऑक्साइड। तो जो 95 नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जब कोई धातु डैश के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। कह रहा है जब कोई धातु डैश के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। तो डैश की जगह पे यहाँ पे क्या होंगे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे H3PO4। ठीक है, H3PO4 के साथ जब कोई धातु अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा डैश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों तन्नु हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी में दोस्तों सांद हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन सी में दोस्तों HNO3, और ऑप्शन डी में दोस्तों ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 नंबर का, ये हो जाएगा दोस्तों आपको तन्नु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 98 नंबर प्रश्न है, फॉस्फेट में M कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश होती है। फास्फोरस के M कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा 5 होता है। अब देखिए सीने बार डैश का अयस्क है, तो सीने बार क्या पारादेनिम पारा मरकरी का अयस्क है। ठीक है, अब देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर डैश अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन बी कार्बोनेट। तो अभी दोस्तों आप सभी को हम कितना प्रश्न बताएं, तो अभी दोस्तों आप सभी को हम टोटल अभी आप सभी को हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए साइंस से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कल जो है आप सभी को इसमें आपका भौतिक विज्ञान का सेट छूटा हुआ है, तो कल आप सभी को हम भौतिक विज्ञान के सेट कराएंगे। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो चैनल को दोस्तों 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।